प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। अब हम जो है इसमें आज हमारा क्लास शुरू होगा तो भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है भारतीय मरुस्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय मरुस्थल, ठीक। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अध्ययन करने से पहले जो है एक मैप बनाते हैं। ठीक है, भारत का एक मैप जो एक अस्थायी मैप होता है। ठीक है, रफली मैप हम लोग बना देते हैं और उस मैप के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो है एक भारत का यहाँ पे किनारे पे एक मैप छोटा सा बना लेंगे। भारत का हम लोग एक मैप जो है एक रफली मैप हम तुरंत बना लेंगे। ठीक है, तो आप देखे होंगे कि ये वाला आपका जो पार्ट है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है राजस्थान है। कौन कौन सा पार्ट है तो आप कहेंगे इसे, ये आपका राजस्थान है। राजस्थान, ठीक है, यह जो है राजस्थान राज्य है। तो राजस्थान राज्य में जो है एक पहाड़ी है। यहाँ पे हम इस पहाड़ी को बना दे रहे हैं। अरावली है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी यहीं पर मौजूद है। तो राजस्थान, इस राजस्थान के पश्चिमी भाग पर यहाँ पे जो है यहाँ पर जो है इस वाले क्षेत्र में मरुस्थल मौजूद है। ठीक है, तो इसे जो है भारत का मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार का मरुस्थल भी कहा जाता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे, देखेंगे। आप लोग नोट करेंगे कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में राजस्थान के पश्चिमी भाग में राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है। एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे जिसे भारतीय मरुस्थल भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार का मरुस्थल कहा जाता है, कहा जाता। तो इसे इन नामों से जाना जाएगा। तो आप इसे जो है भारतीय मरुस्थल, थार का मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कह सकते हैं। ठीक है,
तो यह जो है अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम किनारे पर, यहाँ से देखेंगे कि ये अरावली है, इसके उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। इस बात को यहाँ दर्शा देते हैं हम। यह अरावली के उत्तर पश्चिम किनारे पर विस्तृत है, किनारे पर विस्तृत है, ऐसा लिखेंगे, विस्तृत। यह जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिम किनारों पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जो है बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, बालू के टीले यहाँ पर पाए जाते हैं। इस बात यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में बालू के टीले पाए जाते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बालू के टिब्बों का तरंगित रूप मिलता है। यहाँ पर जो है बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, ठीक। बालू के टिब्बे मतलब बालू के टीले पाए जाते हैं। वो तरंगों के रूप में मतलब लहर के रूप में मौजूद होंगे। और इसको इस तरंगे का रूप प्रदान किसने किया है? तो यहाँ की पौने हैं, ठीक है। तो वो जो है बालू को उड़ा उड़ा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर वहां निक्षेपित करती रहती हैं, जिससे लगता है कि इस वाले क्षेत्र में पूरा जो है लहर नुमा या तरंगित जैसी संरचना बन गई है, ठीक है। तो इस बात को जानते रहिएगा। यहाँ पर जो है नदियां जो है, नदियां यहाँ पर जो है, जो भी नदियां यहाँ मौजूद है वो नदियां जो है अंतः स्थलीय नदियां हैं, अर्थात वह नदियां किसी समुद्र में नहीं गिरती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। यहाँ की नदियां प्रायः अंतः स्थलीय है, अर्थात वे किसी समुद्र में अपना मुहाना नहीं बनाती, मुहाना नहीं बनाती है, बल्कि बल्कि इसी मरुस्थल में विलुप्त हो जाती, विलुप्त हो जाती, इसी मरुस्थल में यहाँ की नदियां विलुप्त हो जाती हैं। तो ऐसी कौन सी नदी है, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जो है एक अंतः स्थलीय भारत की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, ठीक है। तो लूनी नदी जो है राजस्थान के अजमेर जिले से, ठीक है, अरावली के पश्चिम से निकलती है और ये जो है इधर की गुजरात की तरफ बहती है, लेकिन गुजरात में आते समय वो कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट को भी यहाँ पर नोट कर लीजिए। लूनी नदी, लूनी नदी अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 495 किलोमीटर है, ठीक है। 495 किलोमीटर। लूनी नदी भारत की सबसे
लंबी, सबसे लंबी अंतः स्थलीय, अंतः स्थलीय नदी है जो कच्छ के रण में लुप्त हो जाती, लुप्त हो जाती, जो कच्छ के रण में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो लूनी नदी जो है ऐसी नदी है। और इसकी तमाम नदियां हैं, जैसे सरस्वती, ठीक है, बंदी, बूंदी जिसे कहते हैं, इसकी, यहाँ नोट कर लीजिए, इसकी प्रमुख सहायक नदियां, सहायक नदियां सरस्वती, बूंदी, सरस्वती, बूंदी, सुकरी, सुकरी तथा जवाई, जवाई है। ठीक है, तो इसकी ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, सरस्वती, बूंदी, बूंदी और सुकरी तथा जवाई। जवाई जो है इस लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये जो है अरावली के पश्चिम से निकलती है, इसी रेगिस्तान भाग में बहती है। ठीक है, ये वर्षा के दिनों में जो है ज्यादातर दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके बाद जो है ये नदियां सूख के जो है एक झील के रूप में हो जाती हैं, जिसे पलाया कहा जाता है। ये उसी झीलों में जाके मिल जाती हैं। यहाँ की झीलों को पलाया कहा जाता है, और पलाया से क्या निकाला जाता है, नमक निकाला जाता है। पलाया से जो है नमक निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से कम होती है। एक पॉइंट जानते रहिएगा, यहाँ वार्षिक वर्षा जो है 15 सेंटीमीटर से कम होती है। वार्षिक, यहाँ नोट कर लीजिएगा, वार्षिक। ठीक है, होती है। यहाँ जो है वार्षिक वर्षा जो है वो 15 सेंटीमीटर से कम होती है। इस बात को जानते रहिएगा। अब इतना आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम इसमें और बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, एक बात यहाँ लिख लीजिए, यहाँ वनस्पति का अभाव रहता है। मतलब यहाँ पे वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं, जो पाई जाती है वो कटीली वनस्पतियां होती हैं। ठीक है, जो भी वनस्पतियां यहाँ मिलती हैं वो कटीली वनस्पतियां होती हैं। ठीक, यहाँ यहाँ जो है बरखान पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जो है बरखान पाए जाते हैं। बरखान क्या होता है, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अर्धचंद्राकार जो है बालू का निर्मित आकृति होती है, जिसे बरखान कहा जाता है। ठीक, यहाँ
बरखान, बरखान अर्धचंद्राकार, बालू के अर्धचंद्राकार जो है बालू के टिब्बा, बालू का टीला है, बालू का टीला पाया जाता, ठीक है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर, भारत पाकिस्तान सीमा पर जो है यहाँ स्तंभ पाए जाते हैं, बालू के स्तंभ पाए जाते। ये सब जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं जो इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इस बात को जानते रहिएगा। यहाँ पर जो है नदियां जो हमने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ की नदियां जो है वो जाके झीलों में समाहित हो जाती हैं। यहाँ की झीलों को प्लाया कहा जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यहाँ पलाया, पलाया क्या होती है, झीले से नमक बनाया जाता है, बनाया जाता, ठीक है। तो पलाया जो होती है, पलाया की झीलें हैं और उन झीलों से जो है नमक निकालने का काम किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझ गए, इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग तटीय मैदान के बारे में देखते हैं। आइए अब हम लोग जो है अब तटीय मैदानों के बारे में देखते हैं। तटीय मैदान जो होते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पूरब एवं पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं, यानी कि दोनों तरफ जो है तटीय मैदानों का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो आप जो है देख लीजिए, यहाँ पर पूरा अगर हमें मान लें, अगर हम पूरा मान लें कि हमारा जो है प्रायद्वीपीय ये पूरा हमारा प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीपीय इधर जो है, इधर का जो ये तट है, ये जो तट है, यहाँ पर ये तट, ठीक है। ये तो पश्चिमी में तट हो जाएगा, ये पश्चिमी मैदान को हम जो है पश्चिमी मैदान कहेंगे, इसको पूर्वी कहेंगे, ठीक है। हालांकि इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इधर को सीधा यहाँ तक हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है पश्चिमी पश्चिमी मैदान हो जाए, पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा, इधर जो है पूर्वी तटीय मैदान हो जाएगा। तो आइए हम लोग तटीय मैदान के बारे में, तटीय मैदान हमारी हिंदी में रहेगी तटीय मैदान, ठीक है। कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। तो तटीय मैदान कहाँ है, इसकी स्थिति देखिए, यह प्रायद्वीपीय पठार के पूरब एवं पश्चिम दोनों तरफ अवस्थित है, ठीक है। यह प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर पूर्व एवं
पश्चिम में एक संकीर्ण पट्टी के रूप में विस्तृत दोनों तरफ देखेंगे कि एक पट्टी जैसी देखिए संरचना है, इधर भी तो दोनों तरफ जो है एक पट्टी जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें जो ये हमारा पश्चिमी मैदान है, ठीक है, ये पश्चिम तटीय मैदान है, ये पूर्व की अपेक्षा जो है कम चौड़ा है तथा कटा फटा अधिक है। ठीक है, तो कटा छटा अधिक है, जबकि अगर पूरब की तरफ देखें पूर्वी तटीय मैदान तो अधिक चौड़ा है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ नोट कर लीजिए। पश्चिम तटीय मैदान कम चौड़ा एवं कटा छटा, जबकि पूर्व तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, ठीक, तो आप लोगों ने देखा कि जो है इस तरीके से इस मैदान की स्थिति हुई है। ठीक है, तो इनका निर्माण अगर हम देखें किस तरीके से इस मैदान का निर्माण हुआ है, इस बात को यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके निर्माण में दो महत्वपूर्ण कारक जिम्मेदार है। ठीक है, दो कारण जो है इनके निर्माण में शामिल किए जाएंगे। एक तो देखेंगे इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो है यहाँ समुद्र की लहरों के द्वारा जो भी अवसाद होता है वो किनारों की तरफ जो है निक्षेपित किया जाता है, इसके बनने में ये भी शामिल है। और फिर प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो अवसाद ला के अपने किनारों पे जमा किया जाता है, उससे भी जो है इस मैदान के बनने में काफी मदद मिलती है। ठीक है, तो दोनों बातों को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। इन मैदानों के निर्माण में सागरीय लहरों द्वारा अपर्दित एवं निक्षेपित अवसादों द्वारा तथा प्रायद्वीपीय, देखिए इधर से सागर की लहरें हैं, धीरे धीरे लहरें मारेंगी, जो भी अवसाद होगा यहाँ पे जमा हो जाएगा। इधर की लहर, इधर जो है अरब सागर है, ये भी लहरें मारेंगी, तो ये जो है अवसाद यहाँ पे जमा हो जाएगा नीचे। ठीक है, और तथा प्रायद्वीपीय नदियां, यहाँ से आप देखे होंगे, यहाँ से तमाम नदियां जैसे आप देखेंगे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सब नदियां हैं। इधर की नदियां जो है आप देखेंगे नर्मदा है, ताप्ती है। ठीक है, और फिर जो है आप देखेंगे गोवा में जो है मांडवी है, जुआरी है, कर्नाटक में शरावती है, नीचे जो है पेरियार है। इस सभी नदियों ने जो है हालांकि थोड़ा ही ले आया है, यहाँ की नदियां जो है वो काफी ऊंचाई से आती हैं और तीव्र गामी नदियां होती हैं। ठीक है, काफी ऊंचाई से आती हैं और तीव्र गामी नदियां होती हैं, तो ये तेजी से निकल जाती हैं, फिर भी जो है अपने साथ जो कुछ अवसाद लाती हैं उसको यहाँ पे जमा कर देती हैं,
जिससे जो है यहाँ पे एक तटीय मैदान का निर्माण होगा। इसीलिए तो अगर ये नदियां काफी दूर से आती और तीव्र नहीं होती तो ये अपने साथ अवसाद को लाके अपने किनारों पर निक्षेपित करती थी। यहाँ का मैदान भी चौड़ा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है नदियां बहुत ही छोटी तीव्रगामी है, इसलिए जो है यहाँ के मैदान भी जो है बहुत चौड़े नहीं हो पाए हैं। अगर हम देखेंगे कि इधर के मैदान की औसत चौड़ाई जो है वो 65 किलोमीटर मात्र है, जबकि पूर्वी घाट की नदियों की चौड़ाई लगभग 120 किलोमीटर है, जस्ट 2 गुना हो गया। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे नोट कर लिए। तथा प्रायद्वीपीय नदियां नदियों प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा अपर्दित वो निक्षेपित और साधों से हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इन जो है तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अगर हम पूरी लंबाई की बात करें, इनकी पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप देखेंगे पूरा यहाँ से आप देखिए गुजरात से लेकर के यहाँ आप बंगाल पश्चिम बंगाल तक देखेंगे तो ये पूरे तटीय मैदान की लंबाई जो होती है वो 6100 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, संपूर्ण तटीय मैदान की लंबाई, संपूर्ण तटीय मैदान की लंबाई का मतलब ये है कि अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संपूर्ण तटीय मैदान की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर है पूरी लंबाई। ठीक है, यहाँ से आप पूरा अरब सागर जहां तक लगेगा वहां से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी होते हुए पूरा बंगाल की खाड़ी तक पूरे तटीय मैदान की लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर हो जाती है। तो इतना जो है तटीय मैदान की लंबाई हो गई। अब हम तटीय मैदान की लंबाई में जो है इसको दो पार्टों में करके पढ़ेंगे, दो भागों में हम इसे विभाजित कर देंगे। एक को हम कह देंगे पश्चिम तटीय मैदान, दूसरे को कह देंगे पूर्वी तटीय मैदान। तो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, इसे दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। आप इसे दो भागों में बांट लीजिए और इसके बाद नंबर 1 लिख लीजिए पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, पश्चिम तटीय मैदान। इतना आप लोग नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो हम लोग रेटिंग डालेंगे पश्चिम तटीय मैदान, यहाँ नंबर 1 कर लेंगे पश्चिम तटीय मैदान। अंग्रेजी में लिखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहीं पर जो ये मैदान आप देख रहे हैं, ये वाला मैदान पूरा ये पश्चिम तटीय मैदान है। ठीक है, तो अगर हम इसकी पहले जो है पूरा सीमा देख लें कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखेंगे कि इस पश्चिम तटीय मैदान के जो पश्चिम में है तो आप देखेंगे अरब सागर है। अगर हम इसके पूरब की बात करें
तो आप पूरब में देखेंगे पश्चिमी घाट आ जाएगा। अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो है आप देखेंगे गुजरात वाला, और यहाँ दक्षिण में देखेंगे तो कन्याकुमारी है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग। तो उत्तर में कच्छ, कच्छ मतलब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ से पूरा हम लोग देखेंगे, यहाँ पे कच्छ जिला है, यहाँ से पूरा देखेंगे, और ये कच्छ की खाड़ी कहलाती है। यहाँ पे जो है खाड़ी जो है इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे जो है कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, इसे कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। तो उत्तर में पूरा लिख देते हैं, उत्तर में कच्छ, कच्छ, कच्छ से दक्षिण में कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, यहाँ पर देखेंगे कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी, पश्चिम में अरब सागर, पश्चिम में, अब इस मैदान के पश्चिम में इधर क्या भाई, यहाँ तो अरब सागर है ना, ये सब अरब सागर वाला क्षेत्र है। पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में पश्चिमी घाट, सीमा बनाता है। पश्चिम में जो है आप देखेंगे कि इधर अरब सागर है, इधर जो है आपका पश्चिमी घाट पड़ जाएगा, यहाँ पे जो है देखेंगे कच्छ है, तो कच्छ हो गया, यहाँ पे कन्याकुमारी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसकी जो है सीमांकन ये किया गया है। तो इस तरीके से इसी के बीच में जो है आपका तटीय मैदान मौजूद है। अब जो है हम लोग जो है इसकी अगर औसत चौड़ाई की बात करें, इसकी हम औसत चौड़ाई, तो इसको भी नोट कर लें, इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर, इसकी औसत चौड़ाई कितना है, तो 65 किलोमीटर है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग समझ रहे होंगे। अब जो है यहाँ आप जो देखेंगे कि केरल वाला, एक चीज हमने और भी आप लोगों को बताया था पीछे, जो है इसको 4 पार्टों में आप बांट सकते हैं। जैसे आप इसे गुजरात का तट या काठियावाड़ तट भी कह सकते हैं। इसके बाद आपने जो है कोंकण तट कहा गया था, इसके बाद इसको आपने क्या कहा था, मालाबार तट किए थे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, एक लाइन चाहे, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, तो इसको हम पूरा नहीं लिखेंगे, बस इतना बता दे रहे हैं। गुजरात तट, कॉमन, इसके बाद कोंकण तट, कोंकण तट कॉमन, इसके बाद कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, या इसी को हमने कनारा तट कहा था, कनारा तट भी गए, एवं मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट, तो मालाबार तट के रूप में जो है इसे बांटा गया था। तो हमने ये सब जो है पीछे वाले वीडियो में, हमारा फर्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे तो वहां हमने ये सबको बताया है भली भांति से, कि इस बात को समझते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको गुजरात तट या आप काठियावाड़ तट भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद ताप्ती नदी से हमने बताया था पूरा गोवा तक का जो है, ठीक है, इसको हमने कोंकण तट नाम दिया था। ठीक, इसके बाद कर्नाटक वाले क्षेत्र में यही इसी को कनाडा तट, कन्नड़ तट या कर्नाटक का तट भी कहा जाता है। फिर मालाबार तट का मतलब केरल में है। ठीक है, मालाबार तट है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने उधर देखी थी, हालांकि हमने यहाँ पर भी नोट करा दिया है जो आपके काम के
चीज है, ठीक है, इसको जानते रहिएगा। अब यहाँ पर जो है कुछ, यहाँ मालाबार तट में जो है कुछ झीलें पाई जाती हैं, लैगून झीलें होती हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है, ठीक है, तो कयाल कहा जाता है, इस बात को नोट कर लीजिए। मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट खारे पानी की लैगून, लैगून क्या होता है, झील होती है, ठीक है, लैगून झील को कयाल कहते हैं, कयाल, कयाल कहते हैं, इसको कयाल कहा जाता है। यहाँ पे जो सारे पानी की झीलें पाई जाती है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कयाल कहा जाएगा, ठीक है। कयाल क्या होते हैं, तो कयाल में जो है मछली पकड़ने का काम होता है और नौकायन का काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मछली पकड़ने व नौकायन का कार्य किया जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, यहाँ मछली पकड़ने व नौकायन, नौकायन के लिए सिद्ध है, ठीक है। यह नौकायन, नौकायन का कार्य किया जाता है, ऐसा लिख लीजिए, नौकायन का कार्य किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करें, ठीक है। तो इधर इतना नोट कर लिए है। फिर इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि इस तट पे जो है, इस तट के किनारे जो है कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इधर की तट के जो बंदरगाह होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है काफी गहरा स्थान होता है इसके तट पे। तो यहाँ जो बंदरगाह होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है। तो यहाँ की महत्वपूर्ण बंदरगाह नोट कर लीजिए, यहाँ के महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बंदरगाह, बंदरगाह कौन कौन से बंदरगाह देखेंगे, अगर देखें गुजरात में यहाँ पे कांडला बंदरगाह, ठीक है, तो कांडला, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे मुंबई, इसके बाद आप देखेंगे नहावा सेवा, नहावा सेवा, नहावा सेवा को ही जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है, नहावा सेवा। मारमा गोवा, मारमा गोवा, ठीक है, मारमा गोवा, मंगलोर, मंगलोर और कोच्चि, कोच्चि, ठीक है। तो ये जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसी तट पर पाए जाते हैं। तो इतना जो है हम लोगों ने पश्चिम तटीय मैदान से संबंधित बातों को सीखा। अब इसके बाद जो है हमारा अगला बनता है, इसी का दूसरा पार्ट है। तो हमने इसका दो भाग किया था ना, पूरे तटीय मैदान के दो भाग किए थे। तो हमने जो है यहाँ पर पश्चिम तटीय मैदान देख लिए हैं। अब इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट इसका जो बचेगा, जो हम लोग अध्ययन करने चल रहे हैं, वो जो है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, मिटा देते हैं। दूसरा लिख लीजिए, पूर्वी तटीय मैदान, यानी कि ईस्टर्न, ईस्टर्न
कोस्टल प्लेन। तो इधर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर एक नदी है, एक नदी यहाँ पर आती है, इसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। स्वर्ण रेखा नदी से, यहाँ स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी से यहाँ पे तो कन्याकुमारी यही है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक इस मैदान का क्या है? विस्तार है, ठीक है, इस मैदान का विस्तार है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे। यह स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है, ठीक है, विस्तृत। तो अगर हम इसके पूरब में बात करें तो पूरब में आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है। अगर हम इसके पश्चिम की बात करें तो इसके पश्चिम में जो है क्या है? इसके पश्चिम में आप देखेंगे पूर्वी घाट है, ठीक है। इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिमी घाट, ऊपर स्वर्ण रेखा नदी तक, नीचे कन्याकुमारी तक, यानी नीचे का मतलब दक्षिण तक, ठीक है। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। इसके पूरब में, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिम में, सॉरी पश्चिम में पूर्वी घाट है, सॉरी यहाँ पूर्वी घाट है, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, ठीक है। तथा पश्चिम में पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है। इस बात को फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लियर मैं बताता हूँ। देखिए उत्तर, ये स्वर्ण रेखा, ये उत्तरी सिरा है, ठीक है, ये उत्तरी सिरा हो गया, ये दक्षिणी हो गया। तो उत्तर में तो स्वर्ण रेखा नदी है, ठीक है, इसका मुहाना है, यहाँ तक है। और नीचे कहाँ तक है? तमिलनाडु में कन्याकुमारी, यहाँ तक। ये दक्षिण में हो गया, उत्तर दक्षिण। अगर हम इसके पूरब की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी, ये सब जल जो लगा है, यहाँ पर जो जलीय भाग है किसका है? ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। इधर जो है आपकी बंगाल की खाड़ी है। लेकिन अगर इस मैदान के इधर हम देखेंगे तो इधर क्या है? इधर जो है आपका पूर्वी घाट है। तो इस मैदान के पश्चिम है, ठीक है, इस मैदान के पश्चिम में क्या है? पूर्वी घाट है। इस बात को आप लोग समझते रहिएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने नोट कर लिया। अब अगर हम इसकी औसत चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई जो है 120 मीटर है, ठीक है, ध्यान नोट कर लीजिए। इसकी औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर है, ठीक है। औसत चौड़ाई का मतलब इस मैदान की चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर है, जो आप देखेंगे कि इस पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी तटों को जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है उड़ीसा वाले क्षेत्र में हम उत्कल तट बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश वाले तट को हम उत्तरी सरकार कहते हैं। और फिर तमिलनाडु वाले तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हालांकि हम इस सब जो है, आप हमारा प्लेलिस्ट में जाएंगे, भूगोल के प्लेलिस्ट में, तो हमने पहले वाली वीडियो में सब बताया है, फिर भी यहाँ हमारा कर्तव्य है कि हम इसको बता दें। फिर से एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। इसके तटीय भाग में उत्तरकल तट, उत्तरकल तट, उत्तरी सरकार एवं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट के रूप में
जाना जाता है, ठीक है। इस तट जो है इसको इस तट के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे आप उड़ीसा में देखेंगे तो इसे उत्कल तट कहते हैं, और फिर जो है आप यहाँ आंध्र प्रदेश में आएंगे तो उत्तरी सरकार कहेंगे, और फिर तमिलनाडु में आप जाएंगे तो इसके तट को क्या कहा जाएगा, कोरोमंडल के नाम से जाना जाएगा। इस बात को आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ की नदियां जो है डेल्टा बनाती है, क्योंकि यहाँ की नदियां जो है काफी दूरी से आती है, ठीक है, काफी लंबाई से आती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ऊपर जो है महानदी। तो इधर की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। यहाँ की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि इधर की नदियां किस चीज का, तो आप कह दीजिएगा एस्च्यूरी का निर्माण करती थी, ठीक है। किस चीज का निर्माण करती थी, एस्च्यूरी का निर्माण करती थी। और इधर की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है सदैव डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। विश्व की बहुत बड़े बड़े डेल्टा जो है इधर पाए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारी जो यहाँ पे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा पाया जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण जो है हमारी गंगा नदी करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये नदियां मिलकर के दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण, जिसे सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, उसका निर्माण यहाँ पर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इधर की नदियां हैं सब डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि आप लोग जैसे यहाँ पे कयार, यहाँ के लेगून झीलों को जो है हम लोग चिल्का झील है, ठीक है। यहाँ के खारे पानी की झीलें ये इसी को लैगून कहा जाता है। लैगून में खारे पानी की झीलों में दो बड़ी झीलें कौन कौन सी, चिल्का, चिल्का चिल्का कहाँ हुई है, तो उड़ीसा में, उड़ीसा में लिख लीजिएगा, उड़ीसा। एवं पुलिकट, पुलिकट झील जो कहाँ है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। तो इस प्रकार की झीलें यहाँ पर मौजूद है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो है पुलिकट झील स्थित है। तो दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट करके रखिएगा, समझ लीजिए। आपने इस बात को तो नोट कर लिया होगा। तो हमने जो है आज भारतीय मरुस्थल है उसको पढ़ा, फिर हमने तटीय मैदानों को पढ़ा। तटीय मैदानों में हमने जो है पश्चिमी तटीय मैदान को पढ़ा और पूर्वी तटीय मैदान को हम लोगों ने भली भांति समझा, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास जो है पसंद आ रहा होगा। हो सके तो आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और कमेंट भी करिए, और हो सके तो हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही जो है सरल, सहज और सटीक भाषाओं में जो है हम आपको ये वीडियो प्रदान करते रहेंगे। हम मिलते हैं एक अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।